स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का 6th चैप्टर, जो बात करता है सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। मतलब क्या है इसका, देखो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के बारे में, रूल्स के बारे में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने रूल्स बनाए राजाओं के लिए, नवाब के लिए, पीजेंट्स, ट्राइबल्स, फोर्सेस, आर्मी, ठीक है, हर किसी के लिए। और अपनी जो पॉलिसीज़ थी, अपने जो लॉज थे, रूल्स थे, उन्हें थोपने की कोशिश की। वो तो सब समझ में आता है, ठीक है। इनका मेन मोटिव था हमारे रेवेन्यू के ऊपर, वो भी हमें पता है। लेकिन अब जो है इनका मोटिव हो चुका है इंडिया को सिविलाइज करने का। नेटिव रिफ़र करता है हम इंडियंस को, ठीक है। जो इंडियंस हैं, जितने भी इंडियंस थे उस समय पे, वो उन्हें कहा गया है नेटिव। और सिविलाइजिंग मतलब कि ब्रिटिशर्स चाहते थे हमें सिविलाइज करना। वे ऐसा सोचते थे कि इंडियंस जो हैं, नेटिव्स जो हैं, वो सिविलाइज नहीं है, मतलब सभ्य नहीं है। वो हमें सभ्य करना चाहते थे। किससे? एजुकेशन करके, एजुकेट करके इस नेशन को, इस कंट्री को, यहाँ के नेटिव लोगों को एजुकेट करके ये ऐसा सोचते थे कि हम इन्हें सिविलाइज करेंगे, सभ्य बनाएंगे, जो कि ये है नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल जो है उसने अफेक्ट किया हर किसी को, ट्राइबल से लेके राजा, नवाब, पीजेंट, सभी को। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अब इनका फोकस किन और चीज़ों पे था, ठीक है। ये तो चलो लोगों को कंट्रोल करना तो एक मोटिव समझ में आता है, ठीक है। उनके रेवेन्यू को कंट्रोल करना तो समझ में आता है, टेरिटरी को कंट्रोल करना तो समझ में आता है। लेकिन इनका एक कल्चरल मिशन भी था। ये चाहते थे इंडियंस को सिविलाइज करना, मतलब कि उन्हें सभ्य बनाना, या हमारे कस्टम को, वैल्यूज़ को चेंज करना। पर्टिकुलरली हमारे जो बिलीफ हैं, हमारा जो एंशिएंट टेक्स्ट था जो हम पढ़ा करते थे, उसको बदलना, हमारी सोच बदलना, पर्टिकुलरली ये कह सकते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आई है यहाँ पे, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है कि समवन जिसको अलग अलग लैंग्वेजेस का नॉलेज हो, जो उसको पढ़ता हो और उसे अलग अलग लैंग्वेजेस का ज्ञान हो, उसे लिंग्विस्ट कहा जाता है, ठीक है, लिंग्विस्ट। तो व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस, तो ये जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या क्या चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने वाले थे या करना चाहते थे। और हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, अब ये चाहते हैं कि इनको सभ्य बनाना है, इंडियंस को सभ्य बनाना है। और वो हम कैसे करेंगे? एजुकेट करके। कैसे एजुकेशन लेके आएंगे वो भी हमें पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन, अब ब्रिटिश जो थे वो एजुकेशन को किस तरीके से देखते थे। पहली बात तो यहाँ पे पता चलेगी कि कुछ ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि इंडियंस को वही लैंग्वेज पढ़ाई जाए जिससे वो लोग क्या है, फेमिलियर है, या जिस लैंग्वेज को वो पढ़ना पसंद करते हैं, या वहाँ के जो गुरुकुल है, या फिर जितनी भी पाठशालाएँ हैं, जो चीज़ पढ़ाई जाती है, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट जो हैं, कल्चर, उसी को हमें पढ़ाना चाहिए, ताकि हम ब्रिटिशर जो हमारे इंडियंस हैं उनके हार्ट में एक जगह बना पाए। लेकिन फिर बाद में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे कुछ, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें एक्सप्लेन करी हूँ, ठीक है। तो उन्हें ये समझ में नहीं आते, वो चाहते थे कि हम हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है वो इनके ऊपर थोपे, ठीक है। क्योंकि इंडियंस की जो एंशिएंट कल्चर है या एंशिएंट टेक्स्ट है वो इतना ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, गलतियाँ हैं, और वो इनको कोई भी प्रैक्टिकल उसका यूज़ नहीं है, ठीक है, जिससे ये डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिशर्स एजुकेशन को किस तरीके से देखते हैं। एक तो ब्रिटिशर्स सोचते थे, क्या सोचते थे और उन्होंने क्या किया। कुछ एजुकेशंस के आइडियाज़ हैं जो हमें पता चलेंगे। ओवर 200 में इवॉल्व हुआ एजुकेशन का आइडिया पुराने पिछले 200 साल में। और इस प्रोसेस में ब्रिटिशर्स ने इंडियंस ने इन आइडियाज़ पे किस तरीके से रिएक्ट किया वो भी हमें देखने को मिलेगा। और हाउ दे डेवलप्ड, उनका खुद का विजन अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, कि हमको इंडियंस को किस तरीके एजुकेट करना है, किस तरीके से उन्हें सभ्य बनाना है, उनके आइडियाज़ को हम देखेंगे, ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, पहली बात तो एक और वर्ड आया है यहाँ पे, ओरिएंटलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? ओरिएंट, इसका मतलब होता है, देखो आगे एक्सप्लेन मिलेगा इसका, कि ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते हैं जिनको लैंग्वेज होता है, जिनको नॉलेज होता है अलग अलग लैंग्वेजेस का, कल्चर का, एशिया की, ठीक है। पर्टिकुलरली एशिया की बात हो रही है कि एशिया के कल्चर और लैंग्वेज का नॉलेज है जिसके पास में, उसको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। अब जब यहाँ पे मेंशन आया है ओरिएंटलिस्ट का, इसका मतलब क्या है कि 1783 में
पर्सन एक नाम है विलियम जोन्स, जो कलकत्ता में आते हैं, ऑब्वियसली ब्रिटिशर हैं ये भी, तो जिनका नाम क्या है, विलियम जोन्स है, जो 1783 में इंडिया में आते हैं। एज अपॉइंट किया जाता है इनको जूनियर जज का, ठीक है, जूनियर जज एज अपॉइंट होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में, जो कि कंपनी ने सेटअप किया था। पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके थे कि कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया था, और उन्हीं के जूनियर जज की तरह इनको अपॉइंट किया जाता है विलियम जोन्स को कलकत्ता में 1783 में, ठीक है। अब जोन्स जो थे वो एक लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट का मैंने मतलब समझाया कि जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज हो, ठीक है, और उसको पसंद हो, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, कल्चर है, अलग अलग पढ़ना, उसको समझना, ठीक है, वो उसको पसंद हो, उसे लिंग्विस्ट कहा जाता है। तो ये जो है ग्रीक पढ़ते थे और लैटिन, ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज जो है वो पढ़ी है इन्होंने ऑक्सफर्ड से, ठीक है। कहाँ से पढ़ी है? ऑक्सफर्ड से। इनको फ्रेंच लैंग्वेज का और इंग्लिश लैंग्वेज का भी अच्छा खासा नॉलेज था। अभी अपने फ्रेंड से इन्होंने अरेबिक भी सीखी थी और पर्शियन भी ये क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। कलकत्ता में इन्होंने बहुत सारे टाइम जो है वो पंडितों के साथ में स्पेंड किया, और उनसे इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के सबटल्स, ग्रामर सीखना भी स्टार्ट किया, ठीक है। कौन है ये? विलियम जोन्स, जो इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहे हैं कि ये जो है पर्शियन लैंग्वेज सीख रहा है। तो इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज है, और ये संस्कृत लैंग्वेज भी सीखना चाह रहे हैं। बहुत सारे पंडितों के साथ में टाइम स्पेंड करते और उनसे संस्कृत की लैंग्वेज के सबटाइटल सीखते, उनके ग्रामर, पोएट्री, और फिर ही वॉज मतलब फिर इन्होंने जो है इंडियन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो थे वो उनके ऊपर लॉज है, फ़िलोसॉफ़ीज़ हैं, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन, दूसरे साइंस जो थे हमारे एंशिएंट इंडियन के जितने भी टेक्स्ट थे, तो वो मतलब पहले तो वो संस्कृत में लिखे हुए होते थे, तो इन्होंने संस्कृत सीख ही रहे थे ये, तो इन्होंने ये सारे टेक्स्ट भी पढ़ना स्टार्ट किए। फिर जॉन डिस्कवर करते हैं कि उनका इंटरेस्ट जो है बाय मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के शेयर करते हैं वो अपना जो इंटरेस्ट है, और जो कि कलकत्ता में रहते थे उसी समय पे, इनके जो फ्रेंड्स होंगे, कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे, उनसे ये शेयर करते थे। इंग्लिश मैन जो थे हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ठीक है, कोलब्रुक और नाथानियल हलहड, ये दो इंग्लिश मैन हैं। क्या नाम है इनका? हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नाथानियल हलहड, ठीक है। ये दो इंग्लिश मैन हैं जो कि डिस्कवर करते थे इंडिया के एंशिएंट हेरिटेज को, और इनकी इंडियन लैंग्वेज को मास्टर करना चाहते। संस्कृत टेक्स्ट को ये ट्रांसलेट करते थे, ठीक है, और पर्शियन वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। फिर जॉन एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, सेटअप करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। देखो, कंफ्यूज मत होना, ये दो इंग्लिश मैन जो हैं ये भी जॉन्स की तरह ही हैं, जिनको लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, वो अलग अलग कल्चर्स को, लैंग्वेज को जानना चाहते हैं। इसी वजह से ये दो लोग जो हैं वो भी क्या करते हैं, एंशिएंट इंडियन हेरिटेज को डिस्कवर करते, उसको इंग्लिश, हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज, उसको पढ़ते, उसको सीखना चाहते, और संस्कृत को ट्रांसलेट करते, पर्शियन को ट्रांसलेट करते, ठीक है। जो जॉन्स थे, जिसकी हम बात कर चुके हैं, विलियम जॉन्स की, वो एशियाटिक रिसर्चेस जो है एक जर्नल स्टार्ट करते जिसका नाम क्या था? एशियाटिक रिसर्चेस। अब जॉन और कोलब्रुक जो थे वो रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर एटीट्यूड टूअर्ड इंडिया, कि इनका क्या एटीट्यूड था हमारे लिए। देखो, एक डीप रिस्पेक्ट हमारे कल्चर के लिए इनका, किसका? जॉन्स और कोलब्रुक का हमारे जो कल्चर था, हमारा एंशिएंट कल्चर, उसके लिए इनका डीप रिस्पेक्ट था, और ये चाहते थे कि इंडियन और वेस्टर्न ये दोनों की रिस्पेक्ट करते थे, हमारे इंडिया के कल्चर की भी और वेस्ट के कल्चर की भी, ठीक है। और इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेंड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट, मतलब इनको लगता था कि इंडिया ने जो है अपनी बहुत अच्छी ग्लोरी जो है वो गेन की है, बहुत ही अच्छा जो है पास्ट रहा है हमारे एंशिएंट
एंशियंट पास्ट जो है बहुत अच्छा रहा है, हमारा ग्लोरियस रहा है, बट धीरे धीरे क्या होता गया, वो डिक्लाइन होता गया है और वो ख़त्म होता जा रहा है। इन ऑर्डर टू ये इंडिया को समझने की कोशिश तो कर रहे थे, हमारे अलग अलग टेक्स्ट जो है ये पढ़ रहे थे, हमारा एंशियंट कल्चर जो है ये पढ़ रहे थे, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे संस्कृत में लिखे हुए, तो ये समझना चाह रहे थे इंडिया को। एंड वो डिस्कवर करते हैं कि जो सेक्रेड और लीगल टेक्स्ट है दैट वर प्रोड्यूस्ड इन एंशियंट पीरियड में, मतलब कि जो हमारे पुराने समय में एंशियंट टाइम में जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और सेक्रेड बुक्स जितनी भी लिखी हुई हैं वो ही ऐसा टेक्स्ट है या ऐसी बुक्स है जो हमारे रियल आइडियाज़ को रिवील कर सकते हैं और लॉज को, मुस्लिम्स और हिंदू के रियल आइडियाज़ जो हैं क्या है या हमारे रियल लॉज जो हैं वो क्या है, हिंदू मुस्लिम्स कोई भी हो, उनके हमारे एंशियंट टेक्स्ट को जान के ही हम क्या कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। तो ये तो बात इन्होंने जान ली थी। ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। ये सोचते थे कि अगर हम इन एंशियंट टेक्स्ट की स्टडी करके ही क्या कर सकते हैं, इन इंडियंस का जो फ्यूचर डेवलपमेंट का बेस है वो फॉर्म हो सकता है, तभी जब ये एंशियंट टेक्स्ट को रीड किया जाए, इसको समझा जाए, इसको जीवन में उतारा जाए तभी। तो जॉन और कोलब्रुक जो है वो डिस्कवर करते हैं एंशियंट टेक्स्ट को, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनकी मीनिंग को ट्रांसलेट करते हैं, फिर दूसरे लोगों से पूछते हैं अगर उन्हें कोई समझ में नहीं आती बात तो, और वो बिलीव करते थे कि बिलीव्ड कि वुड नॉट ओनली हेल्प ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर। ये जो टेक्स्ट है सिर्फ ब्रिटिशर्स को हेल्प नहीं करेगा हमारे इंडिया के कल्चर को समझने में, बल्कि इंडियन जो है वो अपना हेरिटेज जो है वो रीडिस्कवर कर सकते हैं अपने ग्लोरियस पास्ट को जान के। मतलब इन ब्रिटिशर्स को हमारा कल्चर, हमारा टेक्स्ट जो है वो इतना पसंद आया। ये क्या बात करें, तुम्हें समझ में भी आ रहा है, ये हमारे टेक्स्ट को, हमारे एंशियंट कल्चर को, हेरिटेज को इतना क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो फिर हमारा इतना एंशियंट जो इंडियंस हैं ना वो खुद अपने टेक्स्ट की वैल्यू नहीं करते, लेकिन जो बाहर से आए हैं ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे टेक्स्ट की, हमारे कल्चर, हमारे एंशियंट पास्ट की इतनी क्या कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं और उसको इतना ज़्यादा आगे बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, इतना कुछ उन्होंने फाइंड किया है, तो इससे ये पता चलता है कि उनको कितनी वैल्यू है हमारे कल्चर की। वो ऐसा सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन कल्चर के बारे में जान सकते हैं ये सब समझ के, ये सब पढ़ के, और इंडियंस भी अगर ये टेक्स्ट पढ़े तो अपने खुद को रीडिस्कवर कर सकते हैं, उनके हेरिटेज को रीडिस्कवर कर सकते हैं। इस प्रोसेस में जो ब्रिटिश है वुड बिकम गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर्स। चलो ये तो समझ में आता है। इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज़, इन सब आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ब्रिटिश उनके प्रमोट करें इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग। ठीक है, कि बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स इनकी बातों से इन्फ्लुएंस भी हुए, उन्हें लगा कि हाँ इंडियन कल्चर में दम तो है, तो वो चाहते थे कि हम जो है इंडिया में इनका जो पुराना एंशियंट कल्चर है उसी को प्रमोट करें, उसी की लर्निंग को प्रमोट करें, ना कि वेस्टर्न लर्निंग को। ठीक है, तो उन्हें लगा कि हमें इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए जो जिसमें कि एंशियंट इंडियन टेक्स्ट की जो है वो शुरुआत हो, जिसमें संस्कृत पढ़ाई जाए, पर्शियन लिटरेचर पढ़ाया जाए। तो ऑफिशियल जो है वो उन्हें लगता है कि हिंदू मुस्लिम जो है उनको वो पढ़ाना चाहिए जिससे वो फेमिलियर है, ना कि वो जिसको उनको पता ही नहीं है, जिसके बारे में, जिस लैंग्वेज का उन्हें नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, पहले इनकी फ़िलॉसफ़ी तो ये थी, बाद में इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स ये लेके आए, वो एक बाद की बात है, वो अब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इनका जो मोटिव था वो ये था कि हम यहाँ के लोगों को इन्हीं का कल्चर जो है, इन्हीं की जो चीज़ें हैं जिनसे फेमिलियर हैं उसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। इन लोगों ने पढ़ा था, जो कुलब्रुक है आपके, विलियम जॉन से, इन्होंने समझाया कंपनी ऑफिशियल्स को, और कंपनी ऑफिशियल्स भी इससे एग्री किए। उन्होंने सोचा कि हमें हिंदू मुस्लिम्स जो रह रहे हैं यहाँ पे उन सभी को उनके एंशियंट टेक्स्ट जो हैं उसको पढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ें जो उनको पता ही नहीं है। ठीक है, जिस लैंग्वेज को वो जानते ही नहीं हैं, तब जाके शायद हम इनके हार्ट में जगह मिल पाएगी, मतलब हम इनके दिल जीत पाएंगे, या फिर बोल सकते हैं ना कि हम इनके ट्रस्ट को जीत पाएंगे, ऐसा करके।
ये बात इस वजह से फिर मदरसास जो है वो खोले गए, ठीक है। कलकत्ता में 1781 में मदरसास खोले गए जिसमें अरेबिक लैंग्वेज की स्टडी होती, पर्शियन और इस्लामिक लॉज जिसमें पढ़ाए जाते हैं। और फिर हिंदू कॉलेज भी खुला बनारस में 1971 में, जिसमें एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट की जो है स्टडी को इनकरेज किया गया और वो यूज़फुल और दैट वुड बी यूज़फुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री। और हमारे जो टेक्स्ट है ना वो यूँ ही नहीं थे, उसमें एक अच्छा यूज़फुल नॉलेज दिया गया था जो एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्री के बहुत ही एक बोल सकते हैं लाभदायक हो सकता था। लेकिन फिर बाद में और कुछ सिचुएशन बदलती है। अभी तो इन्होंने मदरसाज और हिंदू कॉलेजेस खोल दिए हैं, लेकिन बाद में क्या होगा देखा जाएगा। देखो मदरसाज जो है उसको क्या मतलब है इसका, एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है कि प्लेस ऑफ लर्निंग, जहाँ पे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जिस जगह पे उसे मदरसा कहते हैं। आप स्कूल कह सकते हो, कॉलेज कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेस ऑफ लर्निंग है बस। बाकी कुछ वर्ड्स आएंगे यहाँ पे, उसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। ओरिएंटलिस्ट में समझा चुकी हूँ कि जिनके पास में नॉलेज होता है एशिया की लैंग्वेज और कल्चर का, पर्टिकुलर एशिया की लैंग्वेज और कल्चर का जिसके पास में नॉलेज है उससे कहा जाता है ओरिएंटलिस्ट। मुंशी कौन होता है? मुंशी एक पर्सन है जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज को जो पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, लिख सकता है, उसे मुंशी कहा जाता था। और वर्निक्यूलर जो है वो एक टर्म है जिसका मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, डायलेक्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज स्टैंडर्ड लैंग्वेज। एक है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक है लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो इस लोकल लैंग्वेज को वर्निक्यूलर कहा जा रहा है यहाँ पे, इतना याद रखो अभी तो। फिर अभी तो हमें पता चला कि है ना, बहुत सारे ऑफिशियल्स उन्हें लगता था, इस बात से एग्री करते थे कि इंडिया के जो कल्चर है, इंडिया का जो टेक्स्ट है, उसको पढ़ा के हम इन इंडियंस की जो बोल सकते हैं दिल को जीत सकते हैं, इनके ट्रस्ट को जीत सकते हैं। और इन्हें वही पढ़ाना चाहिए जिससे ये फेमिलियर है। बट सारे ऑफिशियल तो एक ही बात से एग्री नहीं करते होंगे ना, ऑब्वियसली। बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने इस अप्रोच को क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया। कौन सी अप्रोच थी ये? ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है कि एशिया का कल्चर और लैंग्वेज, ठीक है। तो एशिया का कल्चर लैंग्वेज पढ़ाने की बात जहाँ पे की जाएगी वो उसको बोला जाएगा ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट अप्रोच। तो अब ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट। अब ईस्ट मतलब है कि हमारा इंडिया या फिर एशिया बोल सकते हैं। और वेस्ट का मतलब हमेशा होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ या यूरोप, ब्रिटिश, इंग्लैंड, जो भी समझो, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट में इतना डिफरेंस तुम समझना। अब अर्ली 19th सेंचुरी से क्या होता है कि बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करना लग जाते हैं ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं 19th सेंचुरी में, ठीक है। 19th सेंचुरी में ओरिएंटलिस्ट अप्रोच समझ में आती है ना, कि जिसमें एशिया के कल्चर और लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, उस अप्रोच को जो है ये उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। और ये कहते हैं कि जो ईस्ट का नॉलेज है ना, ईस्ट मतलब जो इंडिया का या एशिया का जो नॉलेज है वो पूरा एरर से, गलतियों से भरा हुआ है और उसमें अनसाइंटिफिक बातें की गई हैं। और ईस्टर्न लिटरेचर जो है ना वो सीरियस नहीं है, लाइट हार्टेड है। और ये आर्ग्यू करते हैं कि फालतू में ही जो ब्रिटिश है वो इतना टाइम जो है और इतना एफर्ट लगा रहे हैं इन अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज को, लिटरेचर को पढ़ाने में, ठीक है, बल्कि इसका कोई यूज़ नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सीरियस नहीं है। इस तरीके की बातें जो हैं कुछ ऑफिशियल्स करते हैं। फिर जेम्स मिल भी उनमें से एक ही हैं। जेम्स मिल भी क्या अटैक करते हैं ओरिएंटलिस्ट पे। ओरिएंटलिस्ट मतलब कि हमारा एशिया का कल्चर और लैंग्वेज, बस उसके ऊपर ये भी एग्री नहीं करते। ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को ये नहीं करना चाहिए कि नेटिव्स जो चाहते हैं वो दे दो उन्हें, जो रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें वही पढ़ाया जाए, बल्कि अगर तुम्हें उनका दिल जीतना है, उनके दिल में आपको अगर जगह चाहिए तो आपको उनको सही एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। सही एजुकेशन जो उनके लिए यूज़फुल हो, जो प्रैक्टिकल हो, जिससे उनको आगे चल के डेवलपमेंट हो, आगे बढ़ सकें वो, जिससे उनके एक पास साइंटिफिक और टेक्निकल
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्हें पता चले वेस्ट की, कि वेस्ट जो है कितनी तरक्की कर चुका है टेक्निकल साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। बल्कि सिर्फ पोएट्री, सेक्रेड लिटरेचर और इस ओरिएंट लर्निंग से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये कौन कहता है? जेम्स मिल कहता है। तो अभी तक तो हमें पता चला, किसका अप्रोच पता चला था कि ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स कह रहे थे कुछ कि ये ओरिएंट लैंग्वेज लर्निंग सही नहीं है। फिर जेम्स मिल भी कहते हैं कि ये जो ओरिएंटलिस्ट जो है पे अटैक करते हैं, कहते हैं कि अगर आपको जो है सच में इंडियंस के दिल में जगह बनानी है तो आपको सही जो एजुकेशन है उन्हें देनी चाहिए। अब 1830 में ओरिएंटलिस्ट पे जो अटैक था वो शार्पर हो जाता है। मतलब बहुत सारे लोग जो है इस अप्रोच के ख़िलाफ़ बात करते हैं। ओरिएंटलिस्ट मतलब कि इंडिया के लोगों को इंडिया का कल्चर नहीं पढ़ाने देना, इसे बोल सकते हैं कि ये अटैक हो रहा है ओरिएंटलिस्ट पे, ठीक है। तो ये बढ़ जाता है 1830 में। और थॉमस बेबिंगटन मैकुले, इनको याद रखना, क्योंकि ये बंदा जो है ना वो इस पूरे जो अभी तक हमारे मदरसा बन चुके थे, हिंदू कॉलेज बन चुके थे, उन सबको फिर बाद में ख़त्म करवाने का काम जो है इसी का होगा ना। थॉमस बेबिंगटन मैकुले ये देखता है इंडिया को एज अनसिविलाइज्ड कंट्री। अनसिविलाइज्ड मतलब कि यहाँ पे असभ्य लोग रहते हैं, इनका मानना है। किसका? थॉमस बेबिंगटन मैकुले का। और ये चाहते थे कि हमको यहाँ पे कोई भी ईस्ट, नो ब्रांच ऑफ ईस्ट नॉलेज कुड गिव कंपेयर टू, मतलब ये सोचते थे कि हमारी जो इंग्लैंड का जो नॉलेज है, इंग्लैंड का जो लिटरेचर है, या हमारे जो वेस्टर्न साइड का जो नॉलेज है, वो तो इस ईस्टर्न नॉलेज के बिल्कुल कुछ लगता ही नहीं है। मतलब कि ये ईस्टर्न नॉलेज जो कुछ है ही नहीं हमारे कंपैरिजन में। हमारा वेस्ट का नॉलेज तो इतना सुपीरियर है, इतना आगे डेवलप कर चुका है, इतना मॉडर्न हो चुका है, और ये जो ईस्टर्न का नॉलेज है बहुत ही घिसा पिटा पुराना है। बस ये बात समझ लो इतना। फिर ये सारी बात होती है यहाँ पे। ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये फालतू का मनी जो है स्पेंड कर रही है ये ओरिएंट लर्निंग के ऊपर, ये बंद करे, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ है नहीं, ठीक है। जो भी हमने इन्होंने क्या करवाया था, मदरसा खुलवाए थे, हिंदू कॉलेज खुलवाए थे, जिसमें हमारी जो कल्चर पढ़ाया जा रहा था वो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही थी। मैकुले वही उसको अपोज करते हैं कि ब्रिटिशर्स को ये सब बंद कर देना चाहिए। फालतू का जो मनी स्पेंड कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, वो सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं। विद ग्रेट एनर्जी और पेशेंट के साथ में मैकुले एम्फेसाइज करते हैं कि हमें ज़रूरत है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने की। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अगर इंडियंस को आएगी तो वो पूरे वर्ल्ड का जो लिटरेचर है उसको पढ़ पाएंगे, और वो अवेयर हो पाएंगे कि वेस्टर्न साइंस में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, फ़िलोसॉफ़ी में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। और इससे उनके टेस्ट बदलेंगे, उनके वैल्यू बदलेंगे, कल्चर बदलेगा, ठीक है। वो थोड़े सिविलाइज बनेंगे, मतलब कि वो सभ्य बनेंगे। ऐसी बातें करते हैं मैकुले। अब क्या है कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है फिर 1835 में। इन मैकुले की ही बातों को सुनकर या फिर कहा जाए कि इनके सिद्धांतों को फॉलो करके इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है 1835 में, जिसमें कि सारे ओरिएंटल प्रमोशन जो है उसमें बंद कर दिए जाते हैं। जैसे कि जो मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज था, उन सबको इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिए जाते हैं। एंड दिस इंस्टीट्यूशंस, इनको ऐसा देखा जाता था कि ये टेम्पल ऑफ डार्कनेस है। डार्कनेस समझते हो? अंधेरे हैं, अंधेरा का टेम्पल, ऐसे कुछ। तो इंडियन टेक्स्ट को कहा जाता है कि ये अब प्रोड्यूस किए जाएंगे स्कूल्स में, टेक्स्ट बुक इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और ये सारे हमारे जो चल रहे थे अभी तक कलकत्ता मद्रास में जो मदरसा चल रहे थे, या बनारस कॉलेज, ये सारे जो कॉलेज थे वो बंद हो चुके हैं, और अब चलेंगे इंग्लिश कॉलेज, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाएगी सब, ठीक है। अब एजुकेशन फॉर कॉमर्स 1854 में क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो लंदन में है, ठीक है, लंदन में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो एजुकेशन डिस्पैच सेंड करते हैं। अब ये डिस्पैच से तुम परेशान मत होना, एक लेटर समझ लो इसे। डिस्पैच मतलब क्या है? एक लेटर है सिर्फ, समझ लो लेटर है ये, जिसको इशू किया गया है, लंदन से आया है एक लेटर, ठीक है। किसके लिए आया है? गवर्नर जनरल, जो इंडिया में गवर्नर जनरल बैठा है उसके लिए लेटर आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि इशूड बाय चार्ल्स वुड। और इस लेटर को किसने भेजा है? चार्ल्स वुड ने भेजा है, जिसका नाम है, जो कि इस जहाँ से ये आया ना उस बोर्ड का प्रेसिडेंट था। तो इसमें लिखा गया था, अरे यार, चार्ल्स वुड को आप वुड डिस्पैच भी कह सकते हो, या फिर वुड का लेटर,
अब वुड उसका सरनेम है, तो डिस्पैच तो मैं तुम्हें सिंपल वर्ड में बता देती हूँ कि लेटर, तो वुड डिस्पैच भी इसे कहा जाता है पॉपुलरली। इसमें कहा गया था लेटर में कि प्रैक्टिकल बेनिफिट पे फोकस करिए आप, यूरोपियन लर्निंग का सिस्टम सेटअप करिए इंडिया में। और ये सिस्टम जो था ना यूरोपियन लर्निंग का, वो ओरिएंट नॉलेज के बिल्कुल अपोज में था। ठीक है, तो अभी तक ओरिएंट नॉलेज चल रहा था, अब ये नहीं चलेगा, अब चलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज, यूरोपियन लर्निंग चलेगी। ये सारी बातें हैं, बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है, जो मैं है बता रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। वुड डिस्पेच जो है वो आर्ग्यू करता है कि यूरोपियन लर्निंग जो है वो इंडियंस के मोरल कैरेक्टर को भी इम्प्रूव कर सकती है, उन्हें ज़्यादा ट्रूथफुल बना सकती है, उन्हें ऑनेस्ट बना सकती है, ईमानदार बना सकती है, फिर अच्छे सिविल सर्वेंट भी इनको बना सकती है, सप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको डिपेंडेंट बना सकती है। ये सारी चीज़ें जो है कहता है वुड डिस्पेच, मतलब लेटर, कि आप जो है यूरोपियन लर्निंग को यहाँ पे इस्टेब्लिश करिए इंडिया में, बस इतनी सी बात है। और जो ईस्ट का लिटरेचर है वो पूरे वही गलतियों से भरा हुआ है, एरर से भरा हुआ है और ये सारी चीज़ें। तो 1854 के डिस्पैच के बाद में कुछ मेजर्स लिए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो थे गवर्नमेंट के, वो खुलवाए जाते हैं ताकि वो सारे एजुकेशन मैटर्स को क्या करे, कंट्रोल करे। और फिर कुछ यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेटअप सिस्टम जो है उनको खोला जाता है 1857 में। पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो चल रही थी, उसी के बाद में तो ये अपना रिवोल्ट हुआ था हमारा, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि ये एक कारण इसमें ये भी था कि ये इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पे लेके आ गए थे। ठीक है, रिवोल्ट का कारण, तो ये कारण यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके बाद में रिवोल्ट हो जाता है 1857 का, और सिपोही रिवोल्ट करते हैं मेरठ में, रेलिम यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर बाद में ये सारी रिवोल्ट तो बंद हो जाएगा और फिर से यही सिस्टम इनका जो है वो चलने लगेगा। व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल, लोकल स्कूल में क्या हुआ? ऐसा नहीं था क्या इंडिया में पहले स्कूल नहीं चलते थे? क्या ब्रिटिशर्स ही हमारे यहाँ पे एजुकेशन लेके आए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हमारे यहाँ पे चलते थे गुरुकुल, या फिर आप जिन्हें पाठशाला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस समय पे जो हमारे स्कूल चलते थे, जो पाठशाला चलती थी ना, उनको इन्होंने अलग तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। देखो, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि क्या आपको आइडिया है कि पिछले समय पे जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे राज कर रहे थे, क्या उस समय पे हमारे चिल्ड्रंस जो थे वो किस तरीके से पढ़ते होंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डेफिनेटली, कि वो किस तरीके से पढ़ते होंगे, क्या उनको पढ़ाया जाता होगा, कैसे वो स्कूल जाते होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो इसी का हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे। रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, 1830 में विलियम एडम एक स्कॉटिश मिशनरी है जो बंगाल के डिस्ट्रिक्ट को घूमता है और बिहार की, और वहाँ पे कंपनी पूछती है उससे कि एक रिपोर्ट भेजिए आपकी एजुकेशन कैसी चल रही है वर्निकुलर स्कूल में। अब वर्निकुलर स्कूल का मतलब है लोकल स्कूल में, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो लोकल स्कूल में तो एडम फिर रिपोर्ट भेज रहा है कि इंटरेस्टिंग चल रही है एजुकेशन। तो अब एडम ये फाउंड करता है कि ओवर 1 लाख पाठशाला है बंगाल और बिहार में। सिर्फ बंगाल और बिहार में कितनी पाठशाला है? 1 लाख। 1 लाख पाठशाला थी, मतलब उस समय पे 1 लाख बंगाल और बिहार में, और उसमें कुछ स्मॉल इंस्टीट्यूशन थे, उनमें 20 से ज़्यादा स्टूडेंट तो आते नहीं थे। बट अगर मैं सबको मिलाई जाऊँ कि 1 लाख पाठशाला है, तो उसमें देखा जाएगा कि 20 लाख बच्चे जो हैं वहाँ पे आते थे। ये जो स्मॉल इंस्टीट्यूशन है ना, ये है ब्रिटिशर्स के, और ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन में 20 बच्चों से ज़्यादा आते नहीं थे बच्चे, बल्कि सिर्फ 1 लाख पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे हैं 20 लाख। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। अब सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था ना फ्लेक्सिबल था। ये जो एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, ये हो रही है पाठशाला की। ठीक है, पाठशाला की बात हो रही है यहाँ पे पूरी, कि पाठशाला में किस तरीके से चलता था एजुकेशन। तो ये जो सिस्टम था ना हमारा पुराना वाला, उसमें फ्लेक्सिबल था बहुत। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि कोई भी अभी पता चलेगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो स्कूल की आज के टाइम पे भी प्रेजेंट ऐसे सिचुएशन मिलेगी आपको जो पुराने समय पे हुआ करती थी। जैसे कि
कोई भी फ़ीस नहीं थी, फ़िक्स्ड फ़ीस नहीं थी उस समय पे। आज तो ऐसा है नहीं, कोई भी फ़िक्स्ड फ़ी नहीं थी। मतलब कि जो पुराने स्कूल्स थे हमारे, जब हम ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, गुरुकुल हुआ करते थे, कि हर बच्चे के लिए अलग अलग फ़ीस होगी। डिसाइड होगा कि वो ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है या वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो उससे कम पैसा लिया जाएगा, और वेल्दी फैमिली से तो उससे ठीक ठाक लिया जाएगा। तो ऐसी फ़ी जो है वो फ़िक्स नहीं थी सबके लिए। ये एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी थी। दूसरा, कोई भी प्रिंटेड बुक नहीं हुआ करती थी। प्रिंटेड बुक नहीं हुआ करती थी मतलब कि टीचर अपने मुँह से जो है वो बोलेगा, मतलब कि ओरल लर्निंग होती थी, कि जो टीचर बता रहा है, बोल रहा है, उसी को लोग, बच्चे जो है वो नोट करते थे। तो बुक नहीं हुआ करती थी। फिर कोई दूसरी सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, कोई बेंच नहीं हुआ करती थी, नो चेयर, नो ब्लैक बोर्ड, ठीक है, कोई सेपरेट क्लास नहीं है, कोई रोल का रजिस्टर नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं होती थी। तुम बहुत खुश हो जाओगे कि कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ करती थी उस सिस्टम में हमारा जो था पुराना, जिसमें कोई रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं था कि आपको इस समय पे यहाँ पे आना है, कॉलेज स्कूल आना है, कॉलेज आना है वगैरह, ठीक है। तो एग्ज़ामिनेशन नहीं, टाइम टेबल नहीं, वाह कितना अच्छा बोल सकते हैं बच्चों के लिए। तो चलो देखते हैं कुछ प्लेसेस जो है वहाँ पे क्लास कहाँ पे होती थी, ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे क्लास होती थी। और कभी कभी तो विलेज शॉप की कॉर्नर पे, टेम्पल के पास में, ठीक है, मतलब इनका टूर चलता रहता था पूरे विलेज में, कहीं पे भी जाके क्लास लग जाएगी। अच्छा है ये तो। और फिर क्या होता था कि जो रिच होता था ना, जो भी मतलब इनकम फ़ीस जो है वो फ़िक्स नहीं है सबके लिए कि सबको एक ही फ़ीस देनी है, नहीं, जो रिच होंगे ना, जो अच्छे खासे पैसे वाले होंगे, वो पे करेंगे पुअर लोगों से ज़्यादा। गरीब लोगों से ज़्यादा, बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनसे ज़्यादा जो रिच लोग हैं वो पे करते थे। और टीचर जो था वो ओरल था, मतलब कि वो बोल के पढ़ाता था, और जो गुरु था वो डिसाइड करता था कि क्या पढ़ाना है, इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की ज़रूरत को समझ के वो पढ़ाता था, मतलब कि। और जो स्टूडेंट थे ना वो सेपरेट नहीं हुआ करते थे इनटू डिफरेंट क्लासेस। मतलब कि आज के टाइम पे तो क्या होता है कि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग बच्चे होते हैं, और हर क्लास में भी सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। बट उस समय पे कोई सेक्शन नहीं, कोई क्लास नहीं। तो फिर अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चों को कैसे, देखो, जो टीचर हुआ करता था ना वो एक जगह पढ़ाता था सबको, और बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर देता कि इस स्टैंडर्ड का बच्चा जो है इस ग्रुप में रहना चाहिए, इस स्टैंडर्ड का बच्चा इस ग्रुप में रहना चाहिए, लेकिन पढ़ेंगे सब साथ में ही, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो लर्निंग है वो चलती थी। डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग जो है, बच्चों को अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते थे, ये समझ में आता है। फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि एडम स्मिथ जो है वो डिस्कवर करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम का मतलब ये है कि लोकल नीड जो थी ना उसको सूट करता था ये सिस्टम। जैसे कि क्लासेस तो लगती नहीं थी, ठीक है। कब नहीं लगती थी क्लास, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, जब, क्योंकि पहले तो क्या होता था, कल्टीवेशन होता था, फार्मिंग होती थी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि, ठीक है। तो जो फार्मर्स हुआ करते थे, फार्मर के बच्चे या फिर पीजेंट के बच्चे जो हुआ करते थे, वो क्या करते थे, बिजी रहते थे हार्वेस्टिंग में, जो फसल है उसको कटवाने में, ठीक है, उसके पापा मतलब कि पेरेंट्स की हेल्प करने में। तो वो बच्चे उसमें बिज़ी रहते थे, तो उस समय पे वो स्कूल नहीं आ पाते थे। तो ये फ्लेक्सिबल था कि उस समय पे क्लास नहीं लगती थी, बट जब क्रॉप कट जाती, फिर उसको स्टोर हो जाती, तो फिर से स्कूल स्टार्ट हो जाते। इवन जो पीजेंट जो थे, पीजेंट फैमिली के बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते थे इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। देखो समझ में आ रहा है कितनी फ्लेक्सिबिलिटी। और एक बोल सकते हैं कि बच्चों की, ताकि बच्चों को बोरियत ना हो, होता है ना स्कूल में रोज़ एक टाइम टेबल फॉलो करना है, एक ही चीज़ फॉलो करनी है, रोज़ रोज़ एक ही सेम चीज़ हो रही है, इंसान बोर हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी, और हर कोई जो है वो उसको अफोर्ड कर सकता था, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब न्यू रूटीन और न्यू रूल का मतलब क्या है। अब ये जो चीज़ है ना, ये है वेस्टर्न एजुकेशन की, जिसमें कि अब रूटीन आ गया है भाई, तुमको टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। 1854 में कंपनी डिसाइड करती है कि हमको इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है। ये पुराना जो पाठशाला वाला खेल चल रहा है ना, उसको हमें ख़त्म करना है या उसको इम्प्रूव करना है। कैसे, हमको रूटीन को बनाना है, फिर रूल बनाने हैं, और रेगुलर इंस्पेक्शन करना है, देखना है हर पाठशाला में जाके कि हमारे रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि इन पाठशालाओं में क्या किया, अपने पंडित को, ऑफिशियल गवर्नमेंट पंडित को हायर किया, ठीक है, कि इनको
गवर्नमेंट पंडित को, और उनको चूज़ किया कि वो हर पाठशाला में जाके देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है, जो नया उनका एजुकेशन सिस्टम है कि इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होगा, बच्चों को रोज़ स्कूल आना पड़ेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ फॉलो हो रही है कि नहीं, वो कौन करता है, इंस्पेक्ट पंडित करता, जो गवर्नमेंट पंडित होता। तो इसमें क्या क्या टेक्स्ट बुक होंगी, फिर टाइम टेबल है, फिक्स है, एग्ज़ाम होगी, अब फ़ीस देनी पड़ेगी सबको बराबर, फिर रोज़ क्लास लगेगी, फिर कोई भी सीट फिक्स नहीं है, सॉरी, मतलब कि सीट ऑन फिक्स्ड सीट, मतलब कि अब जो है चेयर टेबल वगैरह सब आ चुकी हैं, तो उस पे बैठना पड़ेगा। फिर नए रूल्स जो है डिसिप्लिन के बनाए गए, ये सारी चीज़ें जो गुरु जो है वो इसको नहीं ये करता ना फॉलो, इन पॉलिसीज़ को, इन लॉज को, इन रूल्स को ब्रिटिशर्स के, तो क्या हो जाता कि उसको गवर्नमेंट का अलाउंस नहीं मिलता, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता, जो सपोर्ट इन स्कूल को मिल रहा था, जो इनकी पॉलिसीज़ और इनके रूल्स को फॉलो करा था। और अब क्या होता है कि पुअर फैमिली के बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, बिकॉज़ कि उनका हार्वेस्टिंग में वो बिज़ी रहते हैं, एक समय पे रोज़ रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते स्कूल, फिर इनका जो है धीरे धीरे पढ़ाई से जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म होता गया। ऐसी सिचुएशन की वजह से एक फ़ीस जो है वो आपकी देनी पड़ रही है, तो ये सब वजहों की वजह से इनका आपको जो पुअर फैमिलीज़ के बच्चे थे उनका आपको कम अटेंडेंस देखने को मिलेगा। अब सर अरबिंदो घोष के बारे में देख लो, इनका एक इन्होंने स्पीच डिलीवर की थी 15 जुलाई 1908 में बॉम्बे में। इसमें कहते हैं कि एक जो इम्पॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ, अरबिंदो घोष एम्फेसाइज़ करते हैं कि स्टूडेंट को क्या रहना चाहिए, अपने रूट से तो कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है, पर उसको जो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है उसको भी गेन करना चाहिए, जो वेस्टर्न एक्सपीरियंस है उसकी डिस्कवरीज़ जो हैं उसको भी करनी चाहिए, ठीक है। मतलब इनका फोकस वेस्टर्न एजुकेशन पे, बस सिंपल इतना समझ लो, बाकी कुछ खास नहीं है। अब एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, अब नेशनल एजुकेशन के लिए जो है वो क्या एजेंडा है, देखो नेशनल एजुकेशन के लिए क्या एजेंडा है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो वर नॉट ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया, वही सिर्फ नहीं थे जो हमारी एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे, कौन, सिर्फ ब्रिटिश, बल्कि इंडियंस भी है ऐसे कि जो हमारी एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे और बड़े क्या थे, इम्प्रेस थे वो, किससे इम्प्रेस थे, ब्रिटिश की जो या यूरोप की जो डेवलपमेंट थी ना उससे इम्प्रेस थे हमारे लोग भी, और उनको भी लगा कि यार वेस्टर्न एजुकेशन तो बहुत अच्छी है, सुपीरियर है हमसे, ये तो हमको मॉडर्नाइज़ करने में हेल्प कर सकती है। तो इन्होंने कहा ब्रिटिशर्स को कि आप है ना स्कूल खुलवाइए, कॉलेजेस खुलवाइए, यूनिवर्सिटीज़ खुलवाइए हमारे यहाँ पे, और वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करिए इंडिया में, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंडियंस ने भी डिमांड की, तब ये चीज़ें हुई। अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसके अगेंस्ट में थे, वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में थे, जैसे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनमें से 2 लोग हैं जो इस एजुकेशन के ख़िलाफ़ थे, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी वेस्टर्न एजुकेशन के ख़िलाफ़ थे, ठीक है। तो इन्होंने किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है, देखो, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस। महात्मा गांधी कहते हैं कि इस वेस्टर्न एजुकेशन ने ना हमें दास बना दिया है, ठीक है, हमें इन ब्रिटिशर्स का जो है वो ग़ुलाम बना दिया है इस वेस्टर्न एजुकेशन से। किस तरीके से ग़ुलाम बना दिया है, क्योंकि इंडियंस जो है ना उनके दिमाग में ये बात आ गई है कि ये इन्फीरियरिटी का जो सेंस है वो क्रिएट कर रही है ये कॉलोनियल एजुकेशन जो है वो इंडियंस के दिमाग में इन्फीरियरिटी का सेंस क्रिएट कर रही है। इन्फीरियरिटी का मतलब क्या है कि जब हम किसी दूसरे की बात मानते हैं ना, देखो एक मेरे पास में दिमाग में एक प्लान बनता है, ठीक है, मैं पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करती हूँ, एक पेज पे उसे उतारती हूँ, ठीक है, फिर कोई दूसरा बंदा आता है अपना प्लान लेके, और फिर कुछ लोग जो है मुझे कहते हैं कि इसका प्लान जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है, बट ऐसा हो सकता था कि मेरा प्लान जो है उससे ज़्यादा बेटर हो, बट इन कुछ लोगों की जो बातों में आकर मैं उसके प्लान को है ना
एक्सेप्ट कर लेती हूँ और मेरे प्लान को जो है वो छोड़ देती हूँ। तो अब मेरे मन में क्या बात आई कि शायद उसका प्लान ज़्यादा बेटर है मेरे प्लान से, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है ना, मेरा प्लान हो सकता है मच बेटर हो, बट मैंने कुछ लोगों की बात सुनकर जो है वो मान लिया कि इसका प्लान जो है वो बेटर है। बट मुझे सच में एनालिटिक करना चाहिए था, एनालिसिस करना चाहिए था उस चीज़ों का, मैंने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इस बात को लेकर मेरे मन में क्या आएगी कि ये इसका प्लान तो सुपीरियर है, ये बंदा तो सुपीरियर है और मैं तो इन्फीरियर हूँ, मेरे पास में क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे दिमाग में आएगी ऑब्वियसली, तो इसी तरीके से इंडियन ने भी जब वेस्टर्न एजुकेशन को क्या किया, अडॉप्ट किया, बोल सकते हैं माना या उसको पढ़ने लगे, तो उनके मन में डेफ़िनेटली ये ख़्याल आएगा कि हम जो है इन्फीरियर हैं और ये तो सुपीरियर हैं, ये तो हमसे ज़्यादा जो है वो डिस्कवरी कर चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें। अब महात्मा गांधी ये सारी चीज़ें कहते हैं, ये कहते हैं इसने हमारे इंडियंस को क्या बना दिया है, इनस्लेव बना दिया है। और ये सारी चीज़ें फिर इंडियन एजुकेटेड इन दिस इंस्टीट्यूशन बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। और जो इंडियंस इन इंस्टीट्यूशन से पढ़े लिखे हुए हैं ना, मतलब कि जो इन इंस्टीट्यूशन से एजुकेट हुए हैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से, उन्होंने ब्रिटिशर्स के रूल को बड़ा एडमायर करने लग गए हैं। वो एडमायर करने का समझते हो ना, मतलब कि उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा है ब्रिटिशर्स रूल ये बात है। फिर ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट में भी ये कहते हैं महात्मा गांधी कि आप स्टूडेंट्स जो है ना वो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को छोड़ दीजिए और ब्रिटिशर्स को दिखाइए कि इंडियंस जो है और विलिंगली इंस्लेव नहीं होना चाहते, ब्रिटिशर्स की गुलामी नहीं करना चाहते। ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं नेशनल मूवमेंट्स में भी, ये सारी चीज़ें। और महात्मा गांधी कहते हैं कि जो एजुकेशन है ना उसने हमको अलग कर दिया है हमारे सोशल सराउंडिंग से। हमारे जो कल्चर, हमारा ट्रेडिशन जो था, इंडियंस को अगर इंडिया मतलब कि अगर भारत के नागरिकों से आप पूछोगे, भारत के लोगों से कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारे टेक्स्ट क्या कहते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होगा। लेकिन उन्हें ये पता होगा कि वेस्टर्न का कल्चर क्या कहता है, वेस्टर्न ट्रेडिशन क्या कहता है, वेस्टर्न का टेक्स्ट क्या कहता है। तो यही चीज़ है कि आप जिस लैंड पे रह रहे हो, जिस जगह पर रह रहे हो, आपको उसी का हिस्ट्री नहीं पता है, उसी का कल्चर ट्रेडिशन नहीं पता है। ये किस कारण से हुआ है, इस वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से हुआ है, यहाँ पे कहते हैं। फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि फोकस करना चाहिए पढ़ने और लिखने के ऊपर, रेदर देन ओरल नॉलेज, कि आपको क्या नॉलेज दिया जा रहा है, आप पढ़ो उस चीज़ को, आप उसको समझो, लिखो, तब आपको जो है ज़्यादा नॉलेज गेन हो पाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी जा रही है, ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है। देखो अब टैगोर का क्या व्यू है इसके ऊपर, अभी तो महात्मा गांधी की साइड मैंने एक्सप्लेन किए, वो तो बिल्कुल खिलाफ है इस वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ। जो टैगोर है वो क्या कहते हैं, अब शांति निकेतन का नाम सुना है आपने, ऑब्वियसली ये लिखा है रविंद्रनाथ, सॉरी ये जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसको सेटअप किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था 1901 में, ठीक है, 1901 में। और जब ये बच्चे थे ना रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनको बिल्कुल भी स्कूल जाना पसंद नहीं था। इन्हें बिल्कुल भी, जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो इनका ध्यान कहीं और ही होता था, बिल्कुल इनका जो है बोरिंग लगता था स्कूल एकदम। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से वो चाहते थे कि बच्चों को है ना सिर्फ एजुकेशन के अलावा दूसरी चीज़ें भी सिखाई जाए, आर्ट जो है, जो क्राफ्ट है, वो सारी चीज़ें भी सिखाई जाए। तो इस वजह से इन्होंने एक अपना इंस्टीट्यूशन खोला, शांति निकेतन, ठीक है, जिसमें कि दोनों टाइप की एजुकेशन दी जाती है। और ये जो वेस्टर्न एजुकेशन जो है, साथ में हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन कल्चर है, टेक्स्ट है, उसकी भी एजुकेशन का ब्लेंड जो है उसमें मिलता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में इनके। तो टैगोर का व्यू क्या है इसके ऊपर कि ये दोनों पे बिलीव करते हैं, क्रिएटिव लर्निंग भी होनी चाहिए न, उसके ऊपर इनकरेज करते हैं। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए हमारे को साइंटिफिक नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। इंडियन ट्रेडिशन के साथ में हमारे पास में वेस्टर्न का सिविलाइजेशन जो है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो भी होने चाहिए। ये सारी चीज़ इनके उसमें हमें देखने को मिलती है इनके पॉइंट ऑफ व्यू में। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपसे पूछा जाए, गांधी जी और टैगोर का जो है, इनके आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है,
स्कूल्स को लेके, एजुकेशन को लेके तो गांधी जी तो बिल्कुल खिलाफ है वेस्टर्न एजुकेशन के। और टैगोर जो है वो कहते हैं कि दोनों का ब्लेंड होना चाहिए, कि हमको हमारा ट्रेडिशन भी नहीं भूलना चाहिए, हमारा कल्चर, हमारे टेक्स्ट बुक को नहीं भूलना चाहिए, साथ में वेस्टर्न जो है, मॉडर्नाइज जो है वर्ल्ड, जितना वो तरक्की कराए साइंटिफिक वे में, टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको भी हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है इनके बीच में, से ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। चलो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू। और एक बात मैं इस चैप्टर की बोलूँ कि है ना, अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ोगे एक दो बार तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये। लेकिन बस वो याद रखना किसने क्या कहा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, दोनों ही खिलाफ तो थे कि बिल्कुल एक आप बोल रहे हो वेस्टर्न एजुकेशन, लेकिन थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन पूरा ही वेस्टर्न एजुकेशन नहीं सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो, ताकि मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूँ। चलो, धन्यवाद।